बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2। अभी हमने पाठ 9 में पढ़ा था प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 1। तो अब हम और जो मानसूनी प्रदेश हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये मानसूनी प्रदेश होते क्या हैं? आप अपने देश की जलवायु के संबंध में जानते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मानसून आया है, मानसून आ गया। तो अपने देश में हमको पता है कि किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में गर्मी। आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर इस समय हमारे यहाँ ठंड पड़ती है और यहाँ अप्रैल, मई, जून में गर्मी पड़ती है। तो हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहते हैं मानसूनी जलवायु? क्योंकि मानसूनी पवन, मानसूनी से मतलब है मौसमी, मौसम के अनुसार पवन जब हवा आती हैं तभी हमारे यहाँ वर्षा होती है। गर्मी में जब आंधी, तूफान, अंधड़, लू चलती है, उसके बाद जब ये अंधड़ वाली हवाएं आती हैं तो उसके बाद से बारिश होती है। इसी तरह ठंड में जब शीतलहरी आती है तब भी बारिश होती है ना। बरसात के मौसम में 3 तरह के मौसम होते हैं। तो बरसात में मानसून आता है तो तेज बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है तब, है ना। कभी कभी तो लगातार बारिश होती रहती है। तो इस तरह से मौसमी मानसूनी पवनों के द्वारा यानी मौसम की हवाओं के द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा मतलब मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संसार में किन किन क्षेत्रों में मानसूनी पवन द्वारा वर्षा होती है। मतलब हमारा भारत देश तो है ये मानसूनी, और कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये आपको नक्शा दिख रहा है, मैप मानसूनी प्रदेश का है। ये भूमध्य रेखा है बीच में, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और हमारा भारत ये जो ग्रीन ग्रीन से क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सब मानसूनी प्रदेश हैं। तो हमारा भारत देश लगभग पूरा देखिए ये सब मानसूनी प्रदेश में है। नेपाल भी है, ये एशिया का यहाँ का हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया का इतना ग्रीन हिस्सा है ना, ये उत्तरी अमेरिका का इतना ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये दक्षिणी अमेरिका का। इस तरह से जहाँ जहाँ आपको हरा दिख रहा है वो सब मानसूनी प्रदेश हैं। मतलब मौसम के अनुसार इनमें वर्षा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों को क्या जानते हैं? मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए कि किन अक्षांशों में पड़ते हैं। तो ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ये देखिए 0 डिग्री हुई, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री हुआ, तो इससे 30 डिग्री ऊपर, ये देखिए यहाँ तक जब 30 आता है, और 30 डिग्री ये नीचे यहाँ तक। तो इन क्षेत्रों पर ही भूमध्य रेखीय प्रदेश, देखिए यहाँ भी आप देखिए इसी क्षेत्र के अंदर आएगा, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र। तो और ये है कहाँ? महाद्वीपों का पूर्वी तट। ये भी देखिए पूर्वी तट, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये इसका अफ्रीका का पूर्वी तट, ये अमेरिका का। तो पूर्वी तटों पर ये पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। तो यह प्रदेश संसार में कहाँ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, और पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। अब आप हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी होती है। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम, तो इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी पड़ती है और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। तापमान कैसा होता है? 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और तापांतर, सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। अब देखिए औसत वर्षा कितनी रहती है? 25 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती पर्वतीय प्रकार की होती है, कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है।
अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखिए कि हमने आपको एक और भी चैप्टर में पढ़ाया था कि इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, सागरी हवाएं, और 6 महीने चलती हैं स्थल से समुद्र सागर की ओर। तो ये सागर से मतलब गर्मी में इधर से इस सागर से चलती हैं हवाएं और ठंड में स्थल से चलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शीतकाल। कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कितने मौसम पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? 3, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। आप देखते होंगे कि भारत के जो उत्तरी भाग में हमारे यहाँ मई जून के माह में गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? गर्म हवाएं, लू, है ना, लू चलती, कहते ना, लू चलने लगी। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा, अचानक से घनघोर वर्षा, नदियों में बहुधा बाढ़ भी आ जाती, इतनी तेज वर्षा हो जाती है कि हमारे यहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाते हैं। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण, समय आदि की अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता रहती है, मतलब नहीं पता किस समय ज़्यादा वर्षा हो जाए, किस समय कम, किस बार अकाल पड़ जाए, है ना। तो ये मौसम जो निश्चित नहीं रहता कि इस मौसम में इतनी ही वर्षा होगी, अनिश्चित, कभी ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, कभी कम भी। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखिए, तो यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ पेड़ कैसे मिलते हैं? देखिए, साखू, सागौन, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं और वृक्ष। और जीव जंतु देखिए आप, जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा, विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए घने जंगलों में शेर, चीता, छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके गंगा के किनारे भी सर्दियों में साइबेरिया से सफ़ेद सफ़ेद पक्षी चिड़िया आकर के यहाँ पर रहने लगती, प्रवास करती है। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ के मानव जीवन कैसे, यहाँ जीवन कैसा है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों और वन संपदा, यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है, वन संपदा मतलब जंगल की खनिज संपदा भी बहुत है, उद्योग धंधे हैं, प्राचीन सभ्यता है एवं सघन जनसंख्या भी बहुत क्षेत्र में बहुत सघन पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के प्राचीन मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। यहाँ पर मतलब जीवन अच्छा है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहते हैं। जीवन अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है, भूमि अच्छी है, खनिज संपदा है ना, प्राकृतिक संसाधन हमें सरलता से मिल जाते हैं। तो जनसंख्या के अधिक दबाव, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। अब अधिक दबाव के कारण क्या हो रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है और कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है, जिससे कि उतने लोगों जनता के लिए हमें अनाज भी चाहिए जितने लोग रहेंगे। तो इस तरह से कृषि योग्य भूमि को बदला जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम आपको भी ढूंढना कि किन मतलब उद्योगों से किन खनिज पदार्थों से कौन से उद्योग लगाए जा रहे हैं। इस तरह हम मानसूनी प्रदेश के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। यहाँ पर मेन साधन व्यवसाय क्या है? यहाँ पर कृषि। संसार का अधिकांश चावल, दाल, चाय, कहवा, गन्ना, जूट ये सब मानसूनी प्रदेशों में होते हैं। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। इस तरह से हमारा जो मानसूनी प्रदेश है वो जलवायु की दृष्टि से अच्छा है। यहाँ पर ना पशुपालन के लिए भी आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। विश्व के सबसे अधिक चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं।
मानसूनी प्रदेश जो है कृषि की मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर, यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है और वर्षा की अनिश्चितता के कारण अनिश्चित होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, जिसके कारण सूखा और अकाल की स्थितियाँ भी आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति भी हो रही है। कृषि तो थी ही, लेकिन अब औद्योगिक विकास भी हो रहा है और अंग्रेज लोग भी आकर के यहाँ पे बस रहे हैं। अब इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि नगर यहाँ पर बस रहे हैं। अब हम देखते हैं पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, ये क्या है? ये देखिए नक्शे में आपको समझ में आ रहा है, मैप में देखिए जो लाल रंग से दिखाया गया है, ये क्षेत्र है पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, मतलब पश्चिमी तरफ है, देखिए ये है ना, इस तरफ, ये भी पश्चिम तरफ, ये इतने से क्षेत्र हैं जो पश्चिम यूरोपीय तुल्य क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा, हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी, ये तो मालूम ही है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश जो बहुत ही छोटा एरिया है हमारे विश्व के, उसमें देखिए तो ऐसे प्रदेश क्या होते हैं, पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहे जाते हैं। ठीक है, इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिम महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर किया जाता है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिम यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिणी भाग और न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी है। तो जलवायु देखिए, यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनें चलती हैं, यहाँ जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं तो वो यहाँ पर साल भर चलती हैं, इसलिए यहाँ पर साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है, गर्मी भी रहती है और ठंडी भी रहती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में यहाँ पर ठंडी ऋतु में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल में ज़्यादा बारिश होती है ना, जुलाई अगस्त के महीने में। अब प्राकृतिक वनस्पति पे आते हैं, तो पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेशों में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? घने पर्णपाती वन। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं और इस प्रकार ये शीत और हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सब ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हार्नबीम, इस तरह के ये सब पाए जाते हैं। यहाँ मानव गतिविधि देखते हैं कि मानव का जीवन यापन यहाँ पर कैसे है। यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है, यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जाती है। गेहूँ, जौ, आलू, चुकंदर आदि फसलें यहाँ होती हैं और यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों की व्यापारिक बागवानी की जाती है। और यहाँ पर देखिए जो न्यूजीलैंड है, ये भेड़ पालन के लिए व्यापारिक स्तर पर, मतलब इतने बहुत बड़े क्षेत्र पर न्यूजीलैंड में भेड़ पालन का कार्य किया जाता है और यहाँ से ऊन और भेड़ को निर्यात किया जाता है। अब हम पढ़ते चीन तुल्य प्रदेश, है ना। अब ये चीन तुल्य प्रदेश कहाँ से आते हैं? 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के जो प्रदेश हैं वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच जो स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये देखिए, आप चित्र में देखिए मैप में चीन तुल्य प्रदेश कहाँ कहाँ है। ये जो गुलाबी रंग से आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये एरिया ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ पर ये आप देखिए एरिया, ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ पिंक कलर, ये सब चीन तुल्य प्रदेश हैं। अब ये चीन तुल्य प्रदेश क्या होते हैं? इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों में देखिए 25 डिग्री से 40 डिग्री, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, 25 से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं।
और इस तरह से यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ भी उसी तरह होती हैं। देखिए, पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। जैतून, चीड़ और यूकलिप्टस यहाँ मिलता है। अब यहाँ की मानव गतिविधि कैसी है? यहाँ भी कृषि होती है। देखिए, यहाँ प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात हैं। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और अब हम पढ़ते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी गया है। तो इस तरह से ये राज्य कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग। ये देखिए, हम इस मैप से हम समझ सकते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। ये जो आपको ऑरेंज रंग से दिखा रहा है, लाल रंग से, ये इतना सा क्षेत्र बस सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश है। यहाँ की जलवायु के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। और यहाँ की वनस्पति यही देखिए, हम मिश्रित कोणधारी वन होते हैं एवं पर्णपाती वन भी यहाँ भी मिलते हैं। वृक्ष कौन से मिलते हैं? चीड़ के, स्प्रूस के, हेमलॉक के। मानव गतिविधि, अब यहाँ के मानव जीवन कैसा है ये देखिए। इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर बसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी, कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं, जिनको कि आप इस एटलस के द्वारा देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने हर क्षेत्र का पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। अब हमने ये क्विज तैयार किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको आप ज़रूर दीजिए और आपको जो भी समझ में ना आया कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।